Class 7, Chapter 3, State Government, Part 3. In this video, we will understand about the qualifications to become an MLA and about the presiding officer of Legislative Assembly. In the previous two videos, we have understood about the meaning of legislature, regarding the functions of the legislature, and about the legislative assemblies in the states and legislative council in very few states of India. Here are the qualifications to become an MLA. Qualification, this word is not new for you. Qualification mean to say कि अगर किसी भी पर्सन को किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है तो उसके पास बेसिक क्वालिफिकेशन या बेसिक ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिसके होने के बाद वो इलेक्शंस में कंटेस्ट कर सकता है. तो हम बेसिकली क्वालिफिकेशंस की बात कर रहे हैं किसके, सिर्फ और सिर्फ एमएलए के. एमएलएस कहाँ पर होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में. और ये असेंबलीज हमारे पास कहाँ हैं, हमारे स्टेट्स में. ठीक है, इंडिया में हमारे पास 28 स्टेट्स हैं. सभी 28 स्टेट्स के अंदर हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस होते हैं, प्लस 2 यूटीज़ हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी, जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं और वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए इलेक्शंस किए जाते हैं. हम लोग बेटा वन बाय वन क्वालिफिकेशंस को समझने की कोशिश करेंगे. द फर्स्ट क्वालिफिकेशन विच इज़ लाइक वेरी कॉमन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, अगर आप किसी भी इलेक्शंस के लिए कंटेस्ट करते हैं, चाहे प्रेसिडेंट के लिए करें, चाहे एमपी के लिए करें, चाहे प्राइम मिनिस्टर के लिए करें, तो दीज आर मतलब दिस क्वालिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट वन इज़ द कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का सिटीजन होना उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सेकेंड स्टेटमेंट बेटा कुछ इस तरह से है कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी स्टेट की, फॉर एग्जाम्पल मैं यूपी की बात करती हूँ, जब हम लोग यूपी की बात करते हैं तो हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना लिए. हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्ड जो है पहले भी पढ़ा था. कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी इज बेसिकली अ ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट टू elect a representative which will or who will work as a member of legislative assembly. यानी कि कोई भी एक पर्सन एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होगा और वहाँ से इलेक्टेड होने के बाद वो पर्सन एमएलए की तरह काम कर पाएगा. अब सेकंड पॉइंट हमें ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो कि किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में कंटेस्ट करना चाहता है, उसका एक उस स्टेट का, जिस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वो कंटेस्ट करना चाहता है, उसका मेंबर होना चाहिए और वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शंस में कंटेस्ट कर सकता है. यानी कि उस स्टेट की बेटा हर एक स्टेट की ना एक वोटर्स लिस्ट होती है. हर एक स्टेट की वोटर्स लिस्ट होती है. वोटर्स लिस्ट का मतलब क्या है, एक स्टेट में 18 प्लस जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की एक लिस्ट होती है. उस लिस्ट में या उस स्टेट की लिस्ट में उसका नाम होना ज़रूरी है. नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, अ कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स. बेटा ये चीज़ आप याद रखेंगे कि जब भी हम लोग इंडिया में, जब भी हम लोग बेटा लोअर हाउस की बात करते हैं
तो लोअर हाउस जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली, इंडिया में जितने भी लोअर हाउसेज हैं जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, लोकसभा है, और कोई भी पर्सन उसके इलेक्शंस में कंटेस्ट करना चाहता है तो कम से कम उसका जो एज है वो कितना होना चाहिए, 25 ईयर्स, ये मिनिमम एज है। ये बेटा कंटेस्ट करने के लिए, यानी कि अगर इलेक्शंस में खड़ा होना है तो कम से कम 25 साल का होना ज़रूरी है। ये इलेक्शंस में कंटेस्टिंग की एज है। और जब हम लोग 18 ईयर्स की बात करते हैं तो वो इलेक्शंस में वोट देने के लिए है। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और 25 ईयर्स किसके लिए, लोअर हाउस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द कैंडिडेट शुड नॉट hold any executive position under the government of India or the state government, यानी कि पर्सन जो भी इलेक्शंस के अंदर कंटेस्ट कर रहे हैं वो पर्सन ना तो सेंट्रल लेवल पर और ना ही स्टेट लेवल पर किसी एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की पोजीशन पर काम नहीं कर रहे होने चाहिए। नेक्स्ट, द कैंडिडेट शुड बी ऑफ साउंड मेंटल हेल्थ, यानी कि मेंटली पर्सन का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहे, हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की। नेक्स्ट इज द कैंडिडेट शुड नॉट बी बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन हो, और लोन होना में कोई प्रॉब्लम नहीं है पर लोन को चुकाने में उसे प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि लोन का जो पैसा है वो नहीं दे पा रहा है बैंक को, तो उस सिचुएशन में उसे बैंकरप्ट कहा जाएगा। और अगर ऐसा कोई पर्सन है तो वो इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा हमारा वो ऑफिसर्स के रिगार्डिंग है। और जब हम लोग ऑफिसर्स की बात करते हैं तो हम बेसिकली उस पर्सन की बात कर रहे हैं जो कि जितने भी स्टेट्स में एमएलए के लिए वोट्स होते हैं, एमएलए के वोट होने के बाद जब लेजिस्लेटिव असेंबली तैयार की जाती है तो उनकी जब मीटिंग्स कंडक्ट की जाती है, मीटिंग्स को बुलाया जाता है, तो मीटिंग को करवाने के लिए हमारे पास एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होना ज़रूरी है। जैसे कि नॉर्मली क्लास में मॉनिटरिंग का काम किया जाता है, सेम उसी तरीके से कि जब भी एमएलए की मीटिंग होगी तो उधर हमारे पास कोई पर्सन चाहिए उनको मॉनिटर करने के लिए या फिर एमएलएस को प्रिसाइड करने के लिए, मीटिंग की शुरुआत करने के लिए या प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह काम करने के लिए बच्चे। तो यहाँ पर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे दैट की सिचुएशन, बेटा प्रोसेस समझेंगे प्लीज़ एक बार आप। सबसे पहले कोई भी पर्सन जो 18+ है वो वोट देते हैं, उसके बाद वोट देने के बाद वो अपने एरिया का एमएलए अपॉइंट करते हैं। इसके लिए इलेक्ट वर्ड यूज़ किया जाएगा, एमएलए को इलेक्ट किया, और जब एमएलए इलेक्ट हो गए हैं तो सभी स्टेट्स के एमएलए जो कि इलेक्टेड एमएलएज हैं वो सारे के सारे इकट्ठे होंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं दिल्ली के रिगार्डिंग, तो दिल्ली के हमारे पास 70 एमएलएज है, तो 70 एमएलएज इकट्ठे होंगे और आपस में मिलकर अमंग्स देम, ठीक है, कोई बाहर से पर्सन नहीं आएगा, अमंग्स देम अपना एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर चूज करेंगे और वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर मीटिंग की जो प्रोसीडिंग्स हैं या फिर जो मीटिंग्स हैं उसको बेसिकली मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं, ठीक है। जब बेटा हम लोग जैसे इस फोटो को देखिए, ये लेजिस्लेटिव असेंबली का फोटो है, सामने ये जो पर्सन बैठे हैं इनका काम मॉनिटरिंग का है। मॉनिटरिंग करने के लिए जैसे कि सभी मेंबर्स को बोलने का मौका देना, एक दूसरे को सुनने के लिए भी बोलना कि आप दूसरे लोगों की भी सुनें, ठीक है। तो ये काम मॉनिटरिंग करने का जो काम है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होता है। इसी को लोअर हाउस में क्या कहा जाता है, स्पीकर, ठीक है बेटा।
लोअर हाउस में, ये वर्ड आप प्लीज़ याद रखेंगे, जब भी हम लोग लोअर हाउस की बात करते हैं, जब भी हम लोग लोअर हाउस की बात करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में या लोअर हाउस के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीकर। अब ये स्पीकर का पोजीशन आप लोगों को समझ में आ रहा है। एक इसमें चीज़ हमें ऐड करनी है कि बाय चांस मान लेते हैं कि स्पीकर की तबीयत खराब है, स्पीकर एब्सेंट है या टेम्परेरी काम छोड़ दिया है या फिर उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है, उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे। तो बेटा जब भी हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि स्पीकर की जो पोस्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर लोअर हाउस में वेकेंट है या खाली है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, उस सेम प्रोसेस है बेटा, पर हम लोग क्या करते हैं, या लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं व्हाट दे यूज टू डू, एक डिप्टी स्पीकर, यानी कि याद रखना कि अगर जब तक हमारे पास परमानेंट स्पीकर नहीं आ जाते तब तक डिप्टी स्पीकर पोस्ट पर काम करते हैं। काम बिल्कुल सेम रहेगा बेटा, जिस तरीके से प्रिसाइडिंग की जाती है, मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू किया जाता है, सेम उस तरीके से काम किया जाएगा। बट डिप्टी स्पीकर को आप एक टेम्परेरी स्पीकर की तरह भी देख सकते हो, यानी कि जब तक हमारे पास परमानेंट स्पीकर नहीं आ जाते तब तक डिप्टी स्पीकर काम करते हैं और इनका काम बिल्कुल वही है जैसा कि आपके नॉर्मल स्पीकर का होता है। पर हम लोग जब बात करते हैं आपके नॉर्मल स्पीकर की, तो उनके पास थोड़ी सी पावर ज़्यादा होते हैं, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मेजर रोल प्ले करते हैं, पर डिप्टी स्पीकर के पास वो सारी पावर्स नहीं दी जाती क्योंकि वो टेम्परेरी लेवल पर काम करते हैं। और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट भी बेटा जो अपॉइंट की जाती है वो भी एमएलएज के, जितने भी एमएलएज हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में काम कर रहे हैं, उन्हीं में से किसी एक पर्सन को उस डे की मीटिंग के लिए डिप्टी स्पीकर बना दिया जाता है। तो बेटा इस रिकॉर्डिंग में या इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, इस वीडियो के अंदर हमने क्वालिफिकेशंस की बात की है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बात की है, जहां पर हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बात कर रहे हैं। तो in next video we will try to understand about the powers and the functions of the legislative assembly member.